हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेहरा आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का एक और विशेष लेक्चर लेकर आज इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारे प्रियजनों, इससे पहले के लेक्चर यदि आपको देखने हैं तो बिना देरी के जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी व्याकरण का हमारे महत्वपूर्ण लेक्चर उन प्लेलिस्ट में है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक आगामी एग्जाम के लिए हो सकती है। तो आने वाले लेक्चर जो है हमारे आते रहेंगे बैक टू बैक, तो हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लें, नीचे सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन ऑन कर। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाक्य रचना के बारे में, जो हिंदी व्याकरण का एक स्पेशल जो है लेक्चर माना जाता है। वाक्य रचना में हम इनके पहचानने की विधि जानेंगे, इसके अंगों को, इसके भागों को कैसे हम पहचानते हैं, क्या क्या इसके लिए पर्टिकुलर नियम होते हैं। तो हिंदी की संरचना में सबसे पहले आता है वाक्य रचना, यानी वाक्य की परिभाषा। तो वाक्य हमने पहले भी आपको बता दिया था कि सार्थक वर्णों, जब वर्णों के मेल से क्या बनता है, एक शब्द बनता है। जब इन सार्थक शब्दों को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक वाक्य बन जाता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक हो और व्याकरण के नियमों से व्यवस्थित हो और उस वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ आशय जरूर हो, उसे हम क्या कहलाते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के व्याकरण में दो अंग मिलते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में किसी न किसी के बारे में जरूर टिप्पणी होती है, जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बाद जो बचा हुआ वाक्य होता है, यानी उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहते हैं। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है या जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। उद्देश्य में एक एग्जाम्पल दे रखा है हमने, सचिन खेलता है। तो यहाँ पे वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है कि खेलता है, सचिन क्या करता है, खेलता है, यानी सचिन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सचिन क्या है, उद्देश्य है। अब विधेय क्या होगा, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। तो हमने यहाँ पे उद्देश्य सचिन हुआ, सचिन क्या कर रहा है, वहाँ पे खेल रहा है, तो खेलना क्या हुआ, यहाँ पे विधेय हुआ। तो ऐसी भी डेफिनेशन आप बना सकते हो विधेय की, उद्देश्य के बाद बचा हुआ जो भी वाक्य होता है वह विधेय के अंतर्गत आता है। तो साथियों, वाक्य के अंग को हमने जान दिया, अब जानते हैं वाक्य के भेदों की ओर। तो सामान्यतः वाक्य के भेदों को हम दो दृष्टि से देखते हैं, यानी रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अर्थ की दृष्टि से हम देखें तो वाक्य के 8 भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि वाला जो भेद है साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्थ की दृष्टि से जो 8 भेद हैं, इसको आप लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आता है अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक वाक्य, दूसरा आता है हमारा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, छठा आता है इच्छावाचक, सातवां संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो अर्थ की दृष्टि से तो 8 भेद हमारे वाक्य के हैं। उनमें से जो पहला है विधानवाचक वाक्य, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जिन वाक्यों से हमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, ठीक है, हमें पता चल गया ना कि मैंने क्या किया, दूध पिया। हमें पता चल गया कि वाक्य में क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है और उसकी हमें सूचना मिल गई। जैसे वर्षा हो रही है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, विधानवाचक वाक्य हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्रिया के करने और होने की सूचना हमें मिल गई। तो विधानवाचक वाक्य आपको स्पष्ट हो गया। अगला आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेध से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे नहीं का प्रयोग जरूर होगा, यानी नेगेटिव सेंटेंस होगा, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। तो ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य से भी आप समझ गए होंगे, प्रश्न चिन्ह जिसमें लगा होगा, यानी किसी से जब कौन, क्या, कौन, कहा, जो भी प्रश्नवाचक इस तरह के वाक्य होते हैं, उन पर जो भी वाक्य इस तरह के होंगे वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाए जाएंगे। चौथा आता है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य किस तरह से होंगे, जिसमें हे, ओ, अरे और इस तरह के जो इस तरह के जो विस्मयादि चिन्ह लगा होता है जिनमें, वैसे जैसे वाह और शाबाश और हाय, तो ऐसे जो शब्द होंगे वो विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो एक डेफिनेशन और एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। जैसे विस्मयादिवाचक वाक्य का एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो यहाँ पे शाबाश से आप समझ गए होंगे कि यह क्या है, विस्मयादिवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। इस तरह का चिन्ह विस्मयादिवाचक का आपको होता है, आप लोग विदित हो। अगला आता है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा और जो कि आज्ञावाचक वाक्य क्या होंगे, आज्ञावाचक वाक्य
जिससे हमें पता चलेगा कि इसमें आज्ञा, प्रार्थना और उपदेश आदि का ज्ञान हो रहा है, इस यह आज्ञावाचक वाक्य होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें, जैसे मोहन तुम बैठकर पढ़ो, ठीक है, आज्ञा मैंने उसको आज्ञा दी ना, मोहन तुम बैठकर पढ़ाई करो। मोहन तुम बाजार जाओ, मैंने आज्ञा दी तो तब वो वहाँ गया। तो इस तरह से जो ऐसे वाक्य होंगे वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगला होता है अर्थ की दृष्टि में ही इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या मतलब समझ गए होंगे कि जिन वाक्यों से इच्छा और शुभकामनाएं आदि का ज्ञान हो, ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, तो ठीक है, मेरी इच्छा हो रही है ना तुम्हारा कल्याण हो, मेरी इच्छा से तुम्हारा कल्याण हो। तो इस तरह से जो मेरी इच्छा की बात हो रही है, इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ऐसे वाक्य आएंगे। संदेहवाचक वाक्य से भी आप स्पष्ट होंगे कि संदेह की बात उन वाक्य में होगी, तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो संदेहवाचक वाक्य होंगे। जैसे संदेहवाचक वाक्य का एक एग्जाम्पल देते हैं, वह आ रहा होगा, तो संदेह है ना, वो आ भी सकता है यानी आ रहा होगा। और एक और एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, हो सकता है कि रमेश जो है आज मार्केट जाए, ठीक है, संदेह है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो इस तरह के जो वाक्य आएंगे संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अगला आता है संकेतवाचक वाक्य। अर्थ की दृष्टि से ही 8 भेदों में से ही है अंतिम। संकेतवाचक वाक्य क्या होंगे, जिससे हमें पता चलेगा जिस वाक्य से कि शर्त या संकेत का बोध होगा, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। तो ऐसे जो वाक्य होंगे संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो परीक्षा में तुम सफल जरूर होंगे, तो ठीक है, संकेत होगा ना, यदि तुम वो करोगे, यदि ये करोगे तो ये होगा, तो इससे एक संकेत मिल रहा है ना। तो ऐसे जो शब्द वाक्य होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। आशा करता हूँ आपको अर्थ की दृष्टि से वाला जो पूरा भाग है 8 भेद समझ आ गए होंगे। अब ले चलते हैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम की दृष्टि से आता है, रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से 3 भेद हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इनको हम बारीकी से जानेंगे, इनके कुछ बहुत एग्जाम्पलों को करेंगे, तो आपको बने रहना है लास्ट तक। तो सबसे पहला आता है इसमें हमारा रचना के दृष्टि से के भाग में, जो 3 भाग बताए हमने, उसमें साधारण वाक्य। तो जिन वाक्यों से एक ही कार्य हो, यानी इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे हम साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यानी यहाँ पे जो भी कार्य होगा वो एक ही होगा और एक ही आदमी के द्वारा, एक ही वस्तु के द्वारा किया जाएगा, और यहाँ पर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। तो आपको सीधे समझ जाना है यह सिंपल सेंटेंस है, यानी साधारण वाक्य है। जैसे पानी बरस रहा है, ठीक है, पानी बरस रहा है ना, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे कोई भी जोड़ तोड़ इसमें नहीं है। मोहन पुस्तक खरीद कर घर से होता हुआ आपके पास पहुंचेगा, सिंपल सेंटेंस है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है, एक ही कार्य हो रहा है, मोहन पुस्तक खरीदने जा रहे हैं और घर से होते हुए जा रहे हैं, तो एक ही सेंटेंस है और एक ही कार्य हो रहा है। तो ऐसे जो वाक्य कहलाएंगे साधारण वाक्य के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या कहलाएंगे, जब 2 या 2 से अधिक जो सरल वाक्य हैं योजक चिन्हों से जुड़े होंगे, तो ये जो शब्द आएंगे ऐसे वाक्य के, वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे। जो ये योजक चिन्ह होते हैं एक दूसरे से किससे जुड़े होंगे, जैसे और जुड़ा होगा बीच में, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन। तो ऐसे जो योजक चिन्ह जुड़े होंगे जिसमें जिस वाक्य में, तो आपको सीधे समझ जाना है कि यह संयुक्त वाक्य है। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौटा, ठीक है, यहाँ पे संयुक्त हो रहा है ना, दो वाक्यों का संयुक्त हो रहा है ना, यहाँ पे और जुड़ गया संयुक्त करने के लिए। तो ये ऐसे जो योजक वाले चिन्ह होंगे और जिनका प्रयोग कहाँ पे होगा, संयुक्त वाक्य में होगा। तो इनको हम अलग करें तो साथियों, यदि और को हम हटा दें तो यहाँ पे कितने वाक्य बन गए, 2 वाक्य बन गए ना, और यदि और को मिला दिया तो एक ही वाक्य बन गया। और ने यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया, तो योजक चिन्ह होने के कारण यह संयुक्त वाक्य का भाग हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे अपने घर को। तो इधर अध्यापक पहुंचे और, ठीक है, और ने क्या कर दिया साथियों, इन 2 वाक्यों को एक कर दिया। यदि ये और नहीं होता तो ये क्या होते, 2 वाक्य होते, और क्या होते, एक ये सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य के अंतर्गत आते। और का प्रयोग होने के बाद यह संयुक्त वाक्य का भाग हो गया।
तीसरा भाग होता है मित्रों हमारा इसमें मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को पहचानने की विधि है जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान वाक्य और उसी का उसका गौड़ होगा, यानी एक तो मेन वाक्य होगा इसमें और दूसरा जो है उसका ही उससे लिंकअप होगा। ऐसे जो वाक्य कहलाएंगे मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो मालिक ने कहा यहाँ पे क्या है, एक मेन शब्द है, प्रधान शब्द है, और ये जो यहाँ पे है कल छुट्टी रहेगी, यह गौड़ हुआ, ठीक है, शब्द हुआ। तो दूसरा इसका, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। तो श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है क्या है, प्रधान वाक्य है, और मेरा मित्र है एक गौड़ यहाँ पे हो गया वाक्य। तो ठीक है साथियों, समझ गए होंगे आप। जिन वाक्यों से की रचना एक या एक से अधिक जो उपवाक्य होंगे उससे होगी और उसमें उन उपवाक्यों में पहला जो पद होगा एक प्रधान वाक्य होगा और दूसरा जो होगा उसी से लिंकअप एक उसका ही गौड़ रूप होगा। तो ऐसे वाक्य कहलाएंगे मिश्र वाक्य के अंतर्गत। चलिए अब जानते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि यह मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, और संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य हम कैसे करते हैं। कुछ बहुत एग्जाम्पल आपको देते हुए चलते हैं। सबसे पहले मित्रजनों आपको बताते हैं सरल वाक्य से आपको संयुक्त वाक्य कैसे बनाना है। जैसे बालक रो रो कर चुप हो गया, ठीक है, यह क्या है, एक सरल वाक्य है। यदि हमें आ गया कि इसका संयुक्त वाक्य बना दिया जाए तो संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन हमने आपको बताया थी कि इनके बीच में योजक चिन्ह होता है। यदि इन दो वाक्यों को हम अलग अलग कर दें, योजक चिन्ह को हटा दें, तो ये वाक्य दो वाक्य हो जाएंगे और साधारण वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। और इनके बीच में योजक चिन्ह और इसलिए किंतु परंतु ऐसे जो शब्द होंगे उनका प्रयोग होगा। तो बालक रो रो कर चुप हो गया, तो बालक रोता रहा और वह चुप हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। दूसरा हो गया सरल वाक्य में मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो मुझसे मिल लेना परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है, परंतु संयुक्त वाक्य जुड़ गया। तीसरा आ गया कठोर बनकर भी सहृदय बनो, यह सरल वाक्य हुआ। इसका संयुक्त वाक्य बनो तो कठोर बनो परंतु सहृदय रहो, ठीक है। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, तो इसका हम संयुक्त वाक्य करें तो सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। और का प्रयोग हो गया ना, व्यक्ति का प्रयोग साथियों यहाँ पे। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, सरल वाक्य है, तो उसे हम संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करें, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, इसलिए यहाँ पे क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो गया। तो रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, तो रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, और का प्रयोग कर यह संयुक्त वाक्य बन गया। सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई, तो सुषमा बीमार है इसलिए आज वह स्कूल नहीं गई, इसलिए क्या है मित्रगणों, हमारे यहाँ पे संयुक्त वाक्य बना दिया इसने। आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें, तो आप द्वार पर बैठें और उसकी प्रतीक्षा करें, तो और यहाँ पे क्या बन गया, संयुक्त वाक्य इसने बना दिया। तो उसने घर आकर भोजन किया, तो आप इसको खुद बनाओ, तो वह घर आया और उसने घर आकर भोजन किया, और यहाँ पे जुड़ गया, तो यह संयुक्त वाक्य बन गया। तो ऐसे आपको खूब प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। अब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए आपको क्या विधि अपनानी होगी। सरल वाक्य तो हमने बता दिया कि एक ही कार्य यहाँ पे होगा और एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधि होगा, तो सरल वाक्य हो गया। और मिश्र वाक्य क्या होंगे साथियों, हमने मिश्र वाक्य में बताया था कि मिश्र वाक्य में दो वाक्यों का मेल तो होगा, इसमें एक प्रधान वाक्य होगा और उसी का दूसरा एक गौड़ वाक्य होगा। तो दो उपवाक्यों का ऐसा समूह, जो पहला जो वाक्य होगा वह क्या होगा, प्रधान वाक्य, और दूसरा जो होगा उसी से लिंकअप लेकर वह गौड़ उसका वह उसी का रूप होगा। जैसे धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, ठीक है, यह हो गया सरल वाक्य। इसका हम मिश्र वाक्य बनाया, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, ठीक है। तो व्यक्ति धनी वाला जो यहाँ पे प्रधान वाक्य हो गया और वह हर चीज जो है खरीद सकता है, यह इसका गौड़ रूप हो गया। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, तो मिश्र वाक्य यह हो गया। तुम गाड़ी रोकने के स्थान पर चले जाओ, तो तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है। तो आई थिंक आप जितना प्रैक्टिस करोगे मित्रों, ऐसे आपको पहचान में आ जाएगा। इस PDF को आपको प्राप्त करनी है
तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप से इसको प्राप्त कर सकते हैं। 7500627992 है। हिंदी व्याकरण के पूरे नोट्स आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो जाते जाते प्रैक्टिस करें, साथ ही बहुत से प्रश्न इसमें रह गए हैं, आप लोग इसमें प्रैक्टिस करो, इस पीडीएफ को अपने से प्राप्त करो और ज़्यादा जानकारी आप इस नोट्स से ले लो। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतने। आपको इससे अगला लेक्चर जो हम लाएंगे संधि विच्छेद पर लाएंगे, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारे साथ बनाए रहेगा। हिंदी व्याकरण को आपको हम चुटकी में जो है तैयार करवा देंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव ए गुड डे।